इस डीप डाइव क्लास में हमारे सभी सीखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज के स्मार्ट क्लासरूम सेशन में हम जीके/जीएस टॉप 1000 एमसीक्यू के पार्ट 9 के हर एक पेज और हर एक सवाल को गहराई से समझेंगे। चलिए इतिहास और संविधान की गहराइयों से आज का पहला सवाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं 1930 के उस ऐतिहासिक दौर की। सवाल है, अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए एक समदल मतलब एक मार्च का आयोजन किसने किया था? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, अगर हम विकल्पों को देखें, वीओ चिदम्बरम, के कामराज, एनी बेसेंट और सी राजगोपालाचारी, तो उस समय दक्षिण भारत में ये नेतृत्व कौन कर रहा था? जरा सोचिए। देखिए, ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि जब भी हम 1930 के नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बस गुजरात में गांधी जी के दांडी मार्च पर होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो जनता को उसी अनुशासन के साथ जोड़ सके। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल सही। जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे, ठीक उसी समय सी राजगोपालाचारी जी ने त्रिचुनुपोली से वेदारण्यम तक एक समानांतर नमक मार्च का नेतृत्व किया था। और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था ना? जी हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी ये नेतृत्व क्षमता उन्हें बाद में एक बहुत बड़े मुकाम तक ले गई। वो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अरे वाह। और उनके इसी योगदान को देखते हुए जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये सम्मान पाने वालों में वो शामिल थे। बाकी क्षेत्र से है। चलिए देखते हैं। 1935 में रिलीज हुई पहली असमिया फिल्म कौन सी थी? विकल्प है जॉयमोदी, पारघाट, मोनोमोती या इंद्रमालती। एक पल रुकिए और सोचिए, असमिया सिनेमा की पहली नींव क्या थी? देखिए, भारतीय सिनेमा का इतिहास केवल मुंबई या मद्रास तक सीमित नहीं रहा है। उस दौर में क्षेत्रीय सिनेमा भी अपनी पहचान बना रहा था। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प ए, जॉयमोती। शानदार। इस फिल्म का निर्देशन ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने किया था, जिन्हें असमिया सिनेमा का पिता कहा जाता है। और पता है, ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। अच्छा, क्या कहानी थी? ये अहोम साम्राज्य की एक बहुत ही साहसी राजकुमारी जयमती कुंवरी की ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए असहनीय यातनाएं सही और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ओहो। इस फिल्म के जरिए ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने उस समय के समाज में महिलाओं के साहस और बलिदान को एक आवाज दी थी। बिल्कुल। और जहां एक तरफ राजकुमारी जयमती ने अपने राज्य को बचाने के लिए बलिदान दिया, वहीं दूसरी तरफ आज हम इंसान अपने ही पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा सवाल। ओजोन लेयर में छिद्र यानी होल्स मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं? ऑप्शंस? विकल्प है CO2, SO2, CO या CFC। जरा सोचिए, वातावरण से जुड़ा ये सवाल है। यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन होता है क्योंकि चारों विकल्प प्रदूषण फैलाने वाली गैसें हैं। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प डी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन बाकी गैसें क्यों नहीं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग करती है, सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे तौर पर जहरीली है। लेकिन ओजोन लेयर का असली दुश्मन CFC है। बिल्कुल, और इसके पीछे की केमिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। जब हम रेफ्रिजरेटर या AC से CFC रिलीज करते हैं तो ये गैस बहुत हल्की होने के कारण उड़कर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है? वहां सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। इन किरणों की ऊर्जा से CFC टूट जाता है और उसमें से क्लोरीन का एक एटम बाहर निकलता है। बाप रे! हाँ, और ये एक क्लोरीन एटम ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को तोड़कर साधारण ऑक्सीजन में बदल सकता है। मतलब ये ओजोन की सुरक्षा छतरी में छेद करने वाला एक हथियार है। एकदम सही कहा। और इसी को रोकने के लिए 1987 में दुनिया भर के देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत जरूरी कदम था वो। खैर, विज्ञान के इस गंभीर विषय से वापस लौटते हैं साहित्य की दुनिया में। हमारा पांचवा सवाल फिर से असम के साहित्य से जुड़ा है। अरे वाह, क्या सवाल है! कारिंगर लिगिरी के रचयिता कौन है? विकल्प है फणी शर्मा, विष्णु प्रसाद राभा, ज्योति प्रसाद अग्रवाल या पार्वती प्रसाद बरुआ। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कला की चर्चा में एक नाम लिया था। बिल्कुल ठीक है, सही उत्तर है विकल्प सी,
ज्योति प्रसाद अग्रवाल। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। जिन्होंने पहली आसामिया फिल्म जॉय मोती बनाई, उन्होंने ही ये प्रसिद्ध नाटक भी लिखा। जी हाँ। और इस नाटक की खासियत ये है कि ये 20वीं सदी की शुरुआत के असमिया समाज की सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को बहुत ही गहराई से प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही। तो साहित्य और कला के सफर के बाद अब हमारी क्लास विश्व भूगोल और ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ रुख कर रही है। छठा सवाल एक बहुत ही रणनीतिक जगह के बारे में है। ग्लोबल इकोनॉमी, मजा आएगा। ताइवान की राजधानी क्या है? विकल्प है यांगून, ताइपे, प्योंगयांग या बीजिंग। मैप पर एशिया के उस पूर्वी हिस्से को इमेजिन कीजिए। वैसे तो राजधानियों के नाम याद रखना एक सीधा फैक्ट लिखता है, लेकिन ताइवान का जो ग्लोबल सप्लाई चेन, खासकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दबदबा है, वो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ हाँ, ठीक है। सही उत्तर है विकल्प बी, ताइपे। और हमारे सुनने वालों को इस शहर का नाम अभी दिमाग में रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि आज के ही सेशन में आगे एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में हम वापस यहीं लौटने वाले हैं। एक अच्छा सस्पेंस है। बिल्कुल। और जब हम भूगोल और व्यापार की बात कर रहे हैं तो समुद्री रास्तों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है हमारा 7वां सवाल। कौन सा जलमार्ग यानी स्ट्रेट अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है? ऑप्शंस क्या है? विकल्प है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैप को थोड़ा दिमाग में लाइए। देखिए, स्ट्रेट असल में समुद्र के वो संकरे रास्ते होते हैं जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ते हैं। आप इन्हें समंदर के चोक पॉइंट्स या हाईवे कह सकते हैं। ठीक है। सही उत्तर है विकल्प ए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हाँ, ये स्ट्रेट मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच है। दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अच्छा, और बाकी के 3 विकल्प? वो भी बहुत अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के कुल तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकलता है। स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब स्वेज नहर तक जाने का दरवाजा है। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। बहुत खूब। भूगोल के इन समुद्री हाईवे से अब हम सीधे खेल के मैदान में उतरते हैं। हमारा 8वां सवाल भारतीय खेल इतिहास से है। चलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विकल्प है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन। खेल प्रेमियों, जरा सोचिए। आज भले ही क्रिकेट सबसे लोकप्रिय हो, लेकिन एक समय था जब भारत में इस खेल का एक अलग ही जुनून देखने को मिलता था। ठीक है। सही उत्तर है विकल्प ए, फुटबॉल। बिल्कुल। संतोष ट्रॉफी भारत का एक बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। और इसके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, इसका नाम संतोष ट्रॉफी इसलिए नहीं है क्योंकि इससे कोई संतुष्टि मिलती है। सही कहा। इसका नाम तत्कालीन इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है, जो संतोष नाम की रियासत के महाराजा थे। ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक तथ्य है। तो अब हम अपनी चर्चा के एक नए पड़ाव पर आ गए हैं, जहां धर्म, विज्ञान और प्रकृति एक साथ दिखने को मिलेंगे। अच्छा जी। 9वां सवाल हमारी प्राचीन धार्मिक विरासत से है। अवेस्ता किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? ऑप्शंस बताइए। विकल्प हैं पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म। थोड़ा विचार कीजिए। दुनिया के धार्मिक इतिहास में ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये विश्व के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। मतलब जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। हाँ। ठीक है। सही उत्तर है विकल्प ए, पारसी धर्म यानी ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म। हाँ, इसे ज़ेंड अवेस्ता भी कहा जाता है। इसमें उनके पैगंबर ज़ोरास्टर की शिक्षाएं और भजन शामिल हैं। इस धर्म की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रकृति, विशेषकर अग्नि और शुद्ध जल को बहुत पवित्र माना जाता है। बिल्कुल, इसीलिए उनके प्रार्थना स्थलों को फायर टेम्पल यानी अग्नि मंदिर कहा जाता है। हाँ, और इन्हें फारसी में दरे मेहर और भारत में गुजराती में अगियारी कहा जाता है। और बाकी विकल्पों की बात करें तो? हाँ, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ विनय पिटक है। जैन धर्म के ग्रंथों को 12 अंग कहा जाता है। हर धर्म की अपनी एक गहरी दार्शनिक नींव है। सही बात है। तो धर्म की इस गहराई से अब हम मानव शरीर की वैज्ञानिक गहराई में चलते हैं। 10वां सवाल बायोलॉजी से है। चलिए। किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस नाम की बीमारी होती है? विकल्प है इंसुलिन, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन या प्रोलैक्टिन। जरा सोचिए। ये तो आज के समय का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से है। एकदम सही। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प ए,
इंसुलिन। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। हमारे पेट के ठीक पीछे एक ग्रंथि होती है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, जो इंसुलिन बनाता है। अब आप मान लीजिए कि आपके शरीर की हर कोशिका यानी सेल एक घर है। इस घर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए जो शुगर से आती है। जो हमारे खून में बह रही है। सही, लेकिन यह शुगर अपने आप कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकती। इंसुलिन वो चाबी या डिलीवरी गाड़ी है जो कोशिकाओं का दरवाजा खोलती है और खून से शुगर को अंदर डालती है। अच्छा, तो मतलब जब शरीर में इंसुलिन कम बनता है तो खून में मौजूद शुगर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती? बिल्कुल, और फिर खून में ही एक तरह का ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। तभी डायबिटीज के मरीज को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि उनकी कोशिकाएं भूख से तड़प रही होती है, जबकि खून में शुगर की भरमार होती है। बहुत ही सटीक विश्लेषण। तो शरीर के इस स्तर से बाहर निकलकर अब हम भारत के विशाल प्राकृतिक नजारों की ओर चलते हैं। क्या बात है। 11वां सवाल एक नेशनल पार्क के बारे में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प है तेरप, लोहित, चांगलांग या दिबांग वैली। थोड़ा सोचिए। नामदफा केवल एक पार्क नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। यहाँ आपको लोलैंड सदाबहार जंगलों से लेकर ऊंचे पहाड़ तक सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। सही उत्तर है विकल्प सी, चांगलांग। अरे वाह। ये भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब है और अपनी इसी बायोडाइवर्सिटी के कारण इसे 1983 में एक टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। यहाँ बाघ के अलावा स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। प्रकृति का एक बहुत बड़ा खजाना है ये। अच्छा, अब क्योंकि हमने पिछले कुछ सवालों में ताइवान की बात की थी। हाँ, ताइपे वाला सवाल। जी, तो ग्लोबल इकोनॉमी का वो सवाल अब हमारे सामने है। 12वां सवाल, एशियन टाइगर्स किन 4 देशों को कहा जाता है? ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। हमारे सोर्स में 4 अलग-अलग ग्रुप्स दिए गए हैं, तो जरा सोचिए। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में इन 4 अर्थव्यवस्थाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद कोई देश महाशक्ति बन सकता है। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प ए, जिसमें शामिल हैं हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान। इन्हें 4 लिटिल ड्रैगन्स भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया? 1960 के दशक तक ये देश बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ की रणनीति अपनाई। अच्छा। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत किया और विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए एक शानदार माहौल दिया। देखते ही देखते ये देश ग्लोबल हब बन गए। बिल्कुल। ताइवान का सेमीकंडक्टर, साउथ कोरिया का इलेक्ट्रॉनिक्स और हांगकांग सिंगापुर का बैंकिंग सेक्टर, यही वो ताकत है जिसने इन्हें टाइगर बनाया। बिल्कुल सही। तो इकोनॉमी की इस ऊंचाई को छूने के बाद अब हम सचमुच की ऊंचाइयों की बात करते हैं। हाँ, चलिए। 13वां सवाल भारत के भूगोल से है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प है डोडा बेटा, मकूर्ती, अनायमुड़ी या इनमें से कोई नहीं। जब भी ऊंचे पहाड़ों की बात होती है हमारा दिमाग सीधा हिमालय की तरफ जाता है। हाँ, लेकिन दक्षिण भारत का अपना एक बहुत ही प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प सी, अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और इसे अक्सर दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। और पता है, ये चोटी एरावाकुलम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, जो नीलगिरी तहर का घर है। और यहाँ की सबसे रहस्यमयी चीज है नीलकुरिंजी का फूल। ये फूल पूरे 12 साल में केवल एक बार खिलता है। बाप रे, 12 साल में एक बार। जी, जब इसका मौसम आता है तो पूरी पहाड़ियां नीले रंग के कालीन से ढक जाती है। क्या नजारा होता होगा। बिल्कुल। खैर, अब हम आज के सेशन के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। 14वां सवाल फिर से अर्थशास्त्र से है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विकल्प है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। जरा सोचिए। तो इस रिपोर्ट कार्ड को कौन तैयार करता है? बताओ ट्विस्ट क्या है? आज की इस डीप डाइव के नोट्स में इस एक सवाल का जवाब जानबूझकर नहीं दिया गया है। अरे, मतलब ये होमवर्क है? जी हाँ, ये हमारे सीखने वालों के लिए एक चैलेंज है कि वे खुद रिसर्च करें और पता लगाएं कि बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले जो दस्तावेज आता है उसे कौन तैयार करता है। ज्ञान की असली गहराई वही है जहां आप खुद जवाब ढूंढने निकले,
बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के आखिरी और 15वें सवाल की तरफ, जो हमें मुगल इतिहास की ओर ले जाता है। चलिए। सवाल है, मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? विकल्प है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। विचार कीजिए। जब हम इस शहर के बुलंद दरवाजे और दीवाने खास को देखते हैं तो वो उस सम्राट की ताकत की गवाही देता है। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प डी, अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 1571 से 1585 के बीच कराया था। लेकिन इस शहर का इतिहास एक बहुत बड़ी विडंबना है। अकबर, जिसने इतने युद्ध जीते, वो एक बहुत ही बुनियादी प्राकृतिक जरूरत से हार गया। और वो जरूरत थी पानी। बिल्कुल, वहां पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। बढ़ती आबादी की पानी की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। महज 20 साल के अंदर ही पानी के संकट ने सम्राट को अपनी ही बनाई हुई राजधानी को छोड़कर लाहौर शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। हम आज का ये डीप डाइव सेशन समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह चीजों को गहराई से समझते रहिए, अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए और सीखते रहिए।